हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए कुलदीप कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब आजकल मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अकाउंटिंग फील्ड में हैं और पर उन्हें अकाउंटिंग का बेसिक क्लियर नहीं है। और वो जनरल स्टडी में ही नहीं, आपके कम्पिटिटिव स्टडी में भी मैंने देखा, मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि किसी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं। जनरली आप देखते हैं कि बहुत से पीएसयू जहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी होती है वो एग्ज़ाम करवाते हैं और उस एग्ज़ाम के अंदर वो अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और कॉस्टिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। पर वहाँ पे जनरली अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक ही होते हैं, पर वहाँ पे भी वो गलती करके आ जाते हैं। और फिर दूसरा जो जनरल स्टडी अपनी चलती है कि यदि आप बी.कॉम कर रहे हैं, एम.कॉम कर रहे हैं और या सी.एस और सी.एम.ए की तैयारी कर रहे हैं या सी.ए का फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, पर वहाँ पे भी मैंने देखा 11th-12th में जो स्टूडेंट पढ़ के आते हैं उनका वो बेसिक ही क्लियर नहीं रहता। तो जब बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप कैसे ये तैयारी कर पाएंगे? सीए की तैयारी, बीकॉम की मतलब बीकॉम की स्टडी में उन्हें तो प्रॉब्लम आती ही आती है, एमकॉम में सीएस की तैयारी, सीएमए की तैयारी और ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी बहुत दिक्कत आती है। तो यदि आपका ये बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा आगे। और आगे का मतलब ये है कि यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं पीएसयू का एग्ज़ाम क्रैक करके, तो वहाँ पर आप इजीली कर पाओगे अकाउंटिंग को लेके। और मेरा एम है कि आपको 0 से 1 पे पहुंचाना। 0 से 1 पे मतलब यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर 0 पे ही खड़े हैं, पर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो बेसिक के साथ साथ जो इसका एडवांस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एडवांस में क्या है, इस समय इंड एस चल रहा है, इंड एस में आपको बताऊंगा। IFRS है अपना, IFRS इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी आपको बताऊंगा। जब आप 1 पे आ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ये 0 से 1 के बीच में एक आता है गैप, ये 0 से 1, अगर आप गैप समझ गए, गैप का मतलब है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो ये अगर आप समझ गए तो आप 0 से 1 पे पहुंचे। फिर 1 पे आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर पर आप 1 पे पहुंच जाएंगे तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे और आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। और जब आप ये समझ गए तो अकाउंटिंग फील्ड में आप प्राइम लेवल पे पहुंच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। ऐसे मैं बहुत सारी सीरीज़ लेके आऊँगा अकाउंटिंग को लेके। फिर उसके बाद अकाउंटिंग के बाद मेरा एम है ऑडिट, ऑडिट के बाद मेरा एम है फाइनेंस मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग। फाइनेंस मैनेजमेंट में रेशियो आपने तो सुना ही होगा, हर एक एग्ज़ाम में रेशियो तो पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो वो भी बहुत सारी क्लासें आने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन हिट करना है, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास पहुँच जाए। तो हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 11th क्लास में, 12th क्लास में आप बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं आप, या सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीएमए की तैयारी कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि बेसिक यहाँ पे आपका सारा क्लियर हो जाएगा और बेसिक के बाद हम एडवांस की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक में भी मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे प्रॉब्लम फेस करी है। बहुत से जो स्टूडेंट हैं जिनसे बात करी है मैंने, या कोई बहुत से ऐसे अकाउंटेंट हैं जो काम कर रहे हैं, मैंने उनसे बात करी है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि उन लोगों को बड़ी दिक्कत आती है बेसिक चीज़ों को समझने में। हाँ जी, बेसिक चीज़ों को, इवन वो एज ए अकाउंटेंट काम भी कर रहे हैं। अगर उनसे पूछो कि आप प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है, तो वो टाइम ले लेते हैं बताने में, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो बता भी नहीं पाते हैं कि प्रॉफिट एंड गेन, इसमें डिफरेंस पूछो तो नहीं बता पाते। नॉर्मली कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही हैं, ऐसा कहते हैं। फिर दूसरा ऐसा है कि करंट एंड नॉन करंट, ये बैलेंस शीट के आइटम है, करंट और नॉन करंट ये बैलेंस शीट के आइटम है। इनके बीच में डिफरेंस, करंट मतलब करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी, नॉन करंट मतलब नॉन करंट असेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बीच में वो डिफरेंस अगर उनसे पूछो तो वो जनरली एक ही देते हैं कि जो 12 महीने से ज़्यादा है वो नॉन करंट में चला जाता है, और जो उससे कम है तो वो करंट में चला जाता है। वो मतलब अगर आप इसे डिटेल में भी समझोगे ना तो ये आपके एडवांस लेवल पर बहुत काम आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गैप ही फॉलो करें।
इंड एएस भी तो फॉलो करोगे। आप किसी एमएनसी में काम करने का सपना नहीं देखते क्या? वहाँ पे जनरली इंड एएस मतलब जो इंडिया में काम कर रही है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने लग गई हैं। और ये जो गैप है ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, पर आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे ख़त्म होकर ये भी इंड एएस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अभी से ही फ्यूचर की तैयारी करो ना। तो ये है कि आप ये करंट और नॉन करंट इनके बीच का डिफरेंस है, ये इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। मतलब बेसिक तो दोनों के लिए है, पर थोड़ा सा एडवांस जब पढ़ेंगे तो आप डिफरेंस आसानी से कर पाओगे कि क्या डिफरेंस इनके बीच में। फिर और भी है, उनसे पूछो कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम हैं, क्या ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, वहाँ पे भी क्या जाएगा। तो वो उन्हें उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, इस वीडियो में सबका क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस एम से शुरू कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर साथ देंगे और हम अपनी ये जर्नी करेंगे 0 से 1 पे पहुंचने की। तो सबसे पहले मैं तो अकाउंटिंग के बेसिक के लिए मैंने ये 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर ओपन किया, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। कोई इसमें वो वाली बात नहीं है कि हाँ हम बीकॉम में हैं, हम कॉम में, हम सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीएमए की तैयारी कर रहे हैं, इवन हम अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो ये हम 11th क्लास की क्यों पढ़ें? ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। ये पढ़ के आ चुके हो, पर एक बार हमें अपना बेसिक जब मजबूत करना है तो हमें देखना ही पड़ेगा। इसमें मैं सीए होके भी पढ़ता हूँ, कभी कभी 11th 12th की बुक देख लेता हूँ मैं, कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैंने पढ़ी होती हैं और बाद में सीए में भी पढ़ी होती हैं, पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है तो समझ में आ जाता है, तो लोगों को समझाने में भी मुझे ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। इस ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही पढ़ें, इसका आप बीच बीच के कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग बेसिक है कि जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज ये क्यों, इसके लिए भी कुछ आपको जानना पड़ेगा जर्नल एंट्री क्या है। फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद आपको ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस आ गए, ये आपने पढ़ा होगा, ये पूरा स्टेप पढ़ा होगा। इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकाउंटिंग टाइप होते हैं वो, पर अगर आप जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा वो डिटेल में हो जाएगा। मैं आपको एक समरी देता हूँ और यही समरी आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ये जनरल एंट्रीज हो गए, लेजर हो गया, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस के बाद आपका एज ए अकाउंटेंट काम शुरू होता है। जनरली ये सीए का काम भी होता है, वहाँ पे वो सीए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता है, आप बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की या छोटी से छोटी। पर अगर आप सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, आप यदि बीकॉम में एमकॉम में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सीए का ही काम है, आप तब भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आपकी भी ही उतनी वैल्यू होगी। तो अब ये ट्रायल बैलेंस के बाद अब आता है बुक्स ऑफ अकाउंट के जो फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, ये यहाँ से तैयार होते हैं ट्रायल बैलेंस के बेस पे। अब जब आपने ये फाइनल अकाउंट बना लिया, ये भी अलग अलग होते हैं। ये अगर आप किसी का सिंपल स्मॉल बिजनेस का आप देखोगे, स्मॉल बिजनेस में अगर हो गया कोई प्रोप्राइटरशिप हो गई, उनका अलग होगा। कोई पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए अलग होगा, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म। और कुछ कंपनी हो गई वो भी अलग। अब कंपनी में भी अलग हो गया, किसी एमएनसी उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जो नॉर्मल इंडियन कंपनी है वो थोड़ा सा अलग करती हैं। अब ये गैप के अंदर ये अलग होगा, इंड एएस के अंदर अलग प्रेजेंटेशन होगा। तो मतलब सारा काम अब ट्रायल बैलेंस से आपका चालू हो जाएगा। अब ये ट्रायल बैलेंस से आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, उन पे कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट वो कैसे मेंटेन करते हैं, और उनके लिए मैंडेटरी कैसा है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। अब यहाँ से चालू हो जाता है। तो अब ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री से आपको करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि सेग्रीगेट कैसे कर पाओ, आप क्लासीफाई कैसे कर पाओ कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। अब आप कहोगे कि ये तो हमें पता है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अगर असेट्स बढ़ती है तो वो डेबिट होता है, जो कि नॉर्मली पढ़ते हैं, और असेट्स कम होती है तो वो क्रेडिट होता है। बिल्कुल सही। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होगी? अब ये बताओ, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी। सेम ऐसे कैपिटल का भी है, कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल अगर घटेगा तो डेबिट होगा। अब यही इनकम के केस में, इनकम आएगी तो क्रेडिट होगी, अगर अपना एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। एसेट्स, इसमें अगर बढ़ता है तो ये डेबिट होगा, ये आपने पढ़ा होगा। पर अभी मैं इसमें असेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन क्या क्या है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पर आपका ये बेसिक क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो ये क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी अगर कम होती है तो ये डेबिट होगी। ठीक है। और अगर हम कैपिटल की बात करते हैं,
अब कैपिटल पे भी बात करेंगे, प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग, और अगर आप किसी कंपनी में तो वहाँ पे शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उनका जनरल रिजर्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो कैपिटल का भी आप बेसिक समझ लो कि अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा, ये हो गया। और एक्सपेंस, एक्सपेंस अपना होता है तो वो डेबिट होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है, अब मैं इसलिए प्लस कर रहा हूँ कि अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, पर एक्सपेंस, अब ये कहोगे कम का क्या मतलब है, कभी कभी हम रिवर्स करते हैं एक्सपेंस, माना कि ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। आपका क्लियर ये होना चाहिए कि एक्सपेंस अगर अपना हो रहा है तो वो डेबिट ही होगा, पर एक्सपेंस अगर कम हो रहा है, कम होने का मतलब अगर आप रिवर्स कर रहे हो, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हो तो वो क्रेडिट होगा। ये एक्सपेंस हो गया। अब इनकम की बात करते हैं हम। इनकम भी ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट। अब कहोगे कि इनकम क्रेडिट का मतलब यहाँ पे अगर इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, और अगर कम हो रहा है तो डेबिट होगा। कम हो रहा है तो डेबिट, और कम का मतलब ये नहीं कि कम हो गया तो इसका मतलब पिछले साल 100 करोड़ का था टर्नओवर, इस बार 90 करोड़ का, तो ये 10 करोड़ का क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इसका क्रेडिट का मतलब और डेबिट का, डेबिट जब होगा ये एडजस्टमेंट एंट्री है। आपने कभी इनकम एक्सेस बुक कर ली थी, अब एडजस्टमेंट एंट्री मार रहे हो, उसके लिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होंगे, उसके लिए भी आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो यदि आपका एसेट्स का क्लियर है, लाइबिलिटी का क्लियर है, कैपिटल का क्लियर है, एक्सपेंस का क्लियर है और इनकम का क्लियर है, ये डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो आप इजीली जनरल एंट्री कर पाओगे। अब असेट्स की क्लासिफिकेशन के लिए भी आपको चाहिए कि असेट्स क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। असेट्स में मतलब करंट असेट्स क्या है और नॉन करंट असेट्स क्या है। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स क्या है, आपकी इंटेंजिबल असेट्स क्या है, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। पर नॉर्मली अगर आप अकाउंटेंट का काम करते हैं तो ये आपको पता होगा, यदि आप बी.कॉम में हैं तो भी पता होगा, यदि आप 12th क्लास में हैं तो भी पता होगा, पर यदि आप 11वीं क्लास में मतलब 11th क्लास में तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। तो मैं 11th क्लास के लिए भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप CA/CMA की तैयारी करते हो या CS की तो वहाँ पे भी क्लियर होगा, पर एक बार रिवाइज़ करने में कुछ बुरा तो नहीं है, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं उस चीज़ को तो आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी। ये पूरा अकाउंटिंग का अब 11th क्लास का ना एक ओवरव्यू अगर आप देना चाहो ना तो ये CBSE का ना बहुत बढ़िया, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका ये फंडामेंटल आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे हम ना बेसिकली मैं आपको वो बताऊँगा कि जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो उस चीज़ को लेके। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये ब्रांचेस का पार्ट है। तो अकाउंटिंग ना बहुत वाइड है, अगर आप समझने जाओ ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये पूरा उसका, ये आपको ना इंटरव्यू में काम आएगा। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछता है तो अगर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये इजी हो जाएगा। पर नॉर्मली इस चीज़ का कोई अब आज के समय में ज़्यादा इतना रिलेवेंट नहीं है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, पर बेसिक के प्रोस्पेक्टिव से है। बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग, एंटिटी। अब ये बेसिक टर्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक टर्म तो पता होना चाहिए ना। एंटिटी क्या है, एंटिटी का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है। एंटिटी भी आप देख सकते हो मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, LLP कंपनी, और इसमें ट्रस्ट, और फिर NPO के अंदर ट्रस्ट हो गया। ये इसके अंदर एंटिटी प्रोस्पेक्टिव है, ये एंटिटी आती है इसके अंदर। ट्रांजैक्शन क्या होती है, अब ट्रांजैक्शन का मतलब ये थोड़ी ना कि एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय शिफ्ट कर लिया तो क्या ये ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि मनी पेमेंट टू ए क्रेडिटर इनकरिंग एक्सपेंस, मतलब जहाँ पे आपका ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक इवेंट है, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। वैल्यू का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके एक एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, तो अब इस एम्प्लॉय को यहाँ से हटा के यहाँ पे आपने काम करवा दिया, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स नॉट इन्वॉल्व है यहाँ पे, मतलब अगर कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है तो आप इसे ट्रांजैक्शन कैसे कह सकते हो। अब मेन है ये असेट्स, तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। तो ये असेट्स, अब असेट्स की बात करते हैं। अब असेट्स का मैंने जैसे आपको बताया था, ईयर असेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज डेट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मोनेटरी टर्म। असेट्स का मतलब ये है कि यदि आप उन्हें मोनेटरी टर्म में उसकी वैल्यू कर पाते हैं और वह एक इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए एंटरप्राइजेस के लिए, तब आप उसे क्लासीफाई करोगे कि वो असेट्स है। अदरवाइज अब उससे कोई इकोनॉमिक रिसोर्स है नहीं वो, और उसे मोनेटरी टर्म में आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, तो फिर आप ये जो डेफिनेशन है ना, ये इंटेंजिबल असेट्स के लिए,
उसमें बड़ी यूज़फुल होगी। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वैसी एसेट्स जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। पर फिजिकल सब्सटेंस नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वो एसेट्स नहीं है। जैसे गुडविल हो गई अपनी, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। पेटेंट करवा रखा है आपने, आपके पास कोई राइट्स हैं, तो अभी वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। ये मैंने आपको बस कुछ बताया, पर इसका अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो बहुत वाइड है। तो ये बेसिक के अंदर है कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। असेट्स क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में क्लासीफाई करना होना चाहिए, उससे आपका बिजनेस जनरेट होना चाहिए, और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, वो भी आप अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर वो भी आएगा। अब ये असेट्स है, नॉन करेंट असेट्स, करंट एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स आ गए इसके अंदर, जिसमें टेंजिबल एसेट्स है। फिक्स एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मैं बता देता हूँ। आप कुछ काम करवा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं या आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं। अब एक साल में वो बिल्डिंग बनी 25%, अगले साल में वो बिल्डिंग बनी 35%, ऐसे करके वो चलेगा ना। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें काम चल रहा है। तो ये जो बीच के ड्यूरिंग द ईयर इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना, उसकी अकाउंटिंग की जाती है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट है। आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब करेंगे आप? अगर उसके अंदर टेक्निकल फीजिबिलिटी मिल जाती है, उसके बाद की जो भी एक्सपेंस आप करते हो उसे ही आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ये इंटेंजिबल असेट्स के अंदर है। और टेंजिबल असेट्स का मतलब तो मैं बता ही देता हूँ, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये तो नॉर्मली आपको पता ही होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट भी टाइप्स अलग अलग होती हैं। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि आपकी 11th मंथ के लिए है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने ऐसे कर रखी है जिसे कि आप लाइफ टाइम होल्ड करना चाहते हो। जैसे कि लैंड हो गया, आप चाहते हो कि उसे बहुत लंबे टाइम तक वो करना, कि उसमें सिर्फ आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं कि वो आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ। अगर आप डीलर हैं, उसमें काम करते हैं, तो ये आपका स्टॉक हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये उसके हिसाब से। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कोई शेयर खरीद रखा है और वो शेयर आपको होल्ड करना है 5 साल के लिए, आपने एफडी बना रखी है, सिंपल 5 साल की एफडी बना रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। डेफर्ड टैक्स असेट्स, अब ये डेफर्ड टैक्स असेट्स के अंदर ना आपके इनकम टैक्स क्लियर होना चाहिए। इनकम टैक्स क्लियर होना चाहिए, मतलब एक होता है बुक बेस, मैं आपको बता देता हूँ, बुक बेस, ठीक है, और एक होता है टैक्स बेस। ये टैक्स बेस और एक बुक बेस। बुक बेस का मतलब ये है कि अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। एक असेट्स है जिसकी 100 रुपये वैल्यू है, आप उस पर माना कि कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है, कंपनी एक्ट में उस पर डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा सिर्फ 25%, मतलब 25 रुपये का डेप्रिसिएशन मिला। पर इनकम टैक्स में आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा 30 रुपये, इनकम टैक्स में माना 30 रुपये का। तो ये जो 5 रुपये का डिफरेंस है ना, ये आपका DTA DTL क्रिएट करेगा। ये जो 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना, अब इसका की मतलब अभी अकाउंटिंग में आपको 25 ही रुपये मिल रहे हैं, पर और इनकम टैक्स में आपको 30 रुपये मिल रहे हैं, तो अभी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। पर इन फ्यूचर फिर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि 30 रुपये करके आप खर्चा करोगे, माना ये 90 ही रुपये, तो 30 रुपये करके भी आप खर्चा करोगे ना, तो आपको ये 3 साल में ख़त्म हो जाएगा। पर ये 25-25 करके करोगे तो 3 साल से ज़्यादा ही चलेगा आपका। तो अकाउंटिंग में तो ये रहेगा, पर इनकम टैक्स में 3 साल के बाद आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, तो आपकी DTL क्रिएट हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये यहाँ से आता है। और ये आप जब मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास लूँगा ना, उसमें ज़्यादा क्लियर करूँगा। जब मैं इंड एस की क्लास लूँगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो जाएगा ये। अब एक आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने किसी को पे कर रखा है, मतलब एडवांस दे रखा है या लोन दे रखा है आपने। अब आपका मतलब ये है कि आपने किसी अपने ब्रांच को दे रखा है, आपने अपने किसी सब्सिडरी को दे रखा है, आपने अपने किसी रिलेटिव को, सब्जेक्ट टू द इनकम टैक्स रूल्स। अगर इनकम टैक्स के एक्ट अप्लाई उसे वो करता है, अलाउ करता है और आप देते हो, तो फिर आप उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर इनकम टैक्स का नहीं करता पर आप देते हो, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मेंटेन करोगे, पर वो फिर जब आपका टैक्स ऑडिट होगा तो वहाँ पे उसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो इसका रिलेशन है फाइनेंस से, कोस्टिंग से, टैक्सेशन से, लॉ से, ऑडिट से। तो अकाउंटिंग का मतलब इसकी
जो ब्रांचेस शाखाएं होती हैं ना, वो सबसे जुड़ी हुई हैं। तो आपको मतलब चारों तरफ से सोच के देखना पड़ेगा कि क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा। और यदि आप इन फ्यूचर सीए बनना चाहते हो तो फिर तो आपको और ज़्यादा समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और अगर आप एज ए अकाउंटेंट भी काम करना चाहते हो तब भी अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो एक आपकी इमेज अलग ही बन जाएगी। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी क्लासीफाई होते हैं जो कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस नहीं है, तो वो अदर नॉन करंट में चला जाएगा। अब करंट में भी क्या होता है, अब करंट के अंदर भी आप देखोगे ना, जो नॉन करंट में है ना उन्हें करंट के अंदर भी क्लासीफाई कर रखा है एक्सेप्ट असेट्स, असेट्स को छोड़ के। क्योंकि असेट्स हम मान के चलते हैं वो 12th मंथ से ज़्यादा, मतलब एक अकाउंटिंग 12th मंथ मतलब नहीं है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा चलेगा, तो इसलिए हम उसे असेट्स मानते हैं। नॉन करंट के अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा होगा कि ये, पर अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो नॉर्मल ही है कि करंट असेट्स का ही पार्ट होगा जिसमें कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, शॉर्ट टर्म अपनी अगर हमने कोई डिपॉजिट कर रखा वो भी आ जाएगा, कोई ऐसी मार्केट सिक्योरिटी है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी इसके अंदर क्लासीफाई हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने बहुत छोटे पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस या सिक्योरिटी दे रखी है, माना कि 12th मंथ तो ज़्यादा ही हो जाएगा, माना 3 महीने के लिए हमने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा, वो अपना करंट असेट्स के अंदर आ जाएगा। और अदर करंट असेट्स वही है, जो इनके अंदर नहीं आएगा वो अदर करंट असेट्स के अंदर चला जाएगा। ये असेट्स का था बेसिक। और असेट्स का मैंने बताया था, अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होगा, अगर ये डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट होगा। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम परचेज़ करते हैं फर्नीचर, यही आपको ज़्यादातर एग्जांपल में मिलेगा। फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से क्या जाएगा, माना हमने बैंक से पेमेंट करी है तो बैंक हमारा असेट्स होता है, असेट्स के अंदर आएगा बैंक, और वो भी करंट असेट्स होता है, तो वो बैंक से हमने पेमेंट करी है तो वो क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर डेबिट होगा और बैंक अपना क्रेडिट होगा। बैंक क्रेडिट हो गया, फर्नीचर डेबिट हो गया। ये अकाउंटिंग की जनरल एंट्री है। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट क्लियर है ना तो आप आसानी से जनरल एंट्री कर पाओगे। अब माना कि अगर 100 रुपये का फर्नीचर हमने ख़रीदा था, बैंक से हमने 50 रुपये दिया। अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसे बना रहा हूँ, शायद कॉम्प्लिकेटेड उन्हें ना लगे कि जिनका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, अदरवाइज़ मैं इसे आपको समझाता हूँ। डेबिट 50 रुपये से, फर्नीचर 100 रुपये है अपना। अब ये 50 रुपये का डिफरेंस कहाँ जाएगा? अब 50 रुपये के लिए हमने अपनी लायबिलिटी बनाई है, 50 रुपये के लिए हमने अपनी लायबिलिटी बनाई, और मैंने बताया है कि लायबिलिटी के केस में क्या होता है, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ पे टू बैंक हो गया और टू जिससे हमने ख़रीदा है उसका नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख देता हूँ। जनरली क्रेडिटर स्टॉक के और इन्वेंट्री के टर्म में यूज़ होता है, पर मान के चलते मैंने यहाँ पे क्रेडिटर लिख दिया है। अदरवाइज़ आप उसका नाम भी लिख सकते हैं और उसका जो नेचर जाएगा क्रेडिटर के ही उसमें जाएगा। तो ये 50 रुपये उसकी क्रेडिटर क्यों हो गई, तो मतलब फर्नीचर डेबिट 100 रुपये से, 50 रुपये बैंक क्रेडिट हो जाएगा, 50 रुपये से क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। अब माना नेक्स्ट टाइम हम इसे क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर की जब हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम होगा, और कम होता है तो ये डेबिट होता है, अगर कम होगा तो ये डेबिट होगा। तो हम करेंगे क्रेडिटर को डेबिट और टू बैंक, फिर से क्योंकि बैंक भी कम हुआ है अपना, इसे करेंगे क्रेडिट। ये अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो यदि आपके पास ना डेबिट और क्रेडिट का पता है सबका कि किस में क्या क्या होगा, तो आप अकाउंटिंग की जनरल एंट्री आराम से कर पाओगे। और जब जनरल एंट्री कर पाओगे तो लेजर पोस्टिंग कर पाओगे। जब लेजर पोस्टिंग आपने ठीक कर लिया तो ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, और ट्रायल बैलेंस आपने ठीक बना लिया फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फाइनल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ पोस्टिंग करनी रहती हैं, आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो आप बना लोगे आसानी से। और अगर बीच में कहीं डिफरेंस आता है तो आप इजीली एरर जो आपने किया है उसे भी ट्रैक कर पाओगे कि कहाँ पे आपने एरर कर रखा है। एरर भी आपको पता ही होंगे कि कुछ एंट्री से रिलेटेड एरर होते हैं, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसा है कि आपने कैलकुलेशन का एरर कर दिया, तो एरर के जब मैं इसके अंदर आपको अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी पढ़ाऊँगा तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट में,
तो फिर वहाँ पे मैं आपको एरर, टाइप ऑफ एरर बता दूंगा, वहाँ पे फिर अकाउंटिंग के एजम्पशंस बता दूंगा, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इवन आप एज ए प्रैक्टिकल भी जॉब करोगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये असेट्स का मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अगली, लाइबिलिटी। अब यहाँ पे उसका भी एक बार बेसिक हम क्लियर कर लेते हैं। लाइबिलिटी हमारी देयताएं होती हैं, हम किसी को पेमेंट करेंगे, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। मतलब हमने कुछ सिंपल से मैं कहूँ कि उधार हमने कुछ भी लिया तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। उधार का मतलब आपने किसी से पेमेंट ले ली तो भी आप उधार, मतलब लोन ले लिया आपने तो लाइबिलिटी हो जाएगी। आपने स्टॉक, वो भी उधार, मतलब आपने क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर आपके क्रिएट हो जाएंगे तो भी आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। और आपको किसी को पेमेंट करनी थी पर आपने पेमेंट नहीं करी है एक्सपेंस के एवज में तो भी आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। अब यहाँ पे लाइबिलिटी का देखें, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। मैंने बताया था ना करंट और नॉन करंट के बीच में। अब ये नॉन करंट, पहले तो यहाँ पे लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एन इंटरप्राइजेस हैज़ टू पे एट द सेम टाइम इन ए फ्यूचर, इन द सम टाइम इन द फ्यूचर में आपको पे करना है, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर भी नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने किसी से बैंक से भी पेमेंट ले रखी है, लोन ले रखा है। आपने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मैंने डीटीए डीटीएल का भी बताया था। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताऊंगा तो, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताऊंगा तो वहाँ पे समझ में आएगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये एक गैप वाला है और एक इंड एएस बोलते हैं। आप इन दोनों को कॉमन मत समझना, दोनों अलग अलग है। इंड एएस अलग है, गैप अलग है, और एक तीसरा है आपका आईएफआरएस, वो अलग है। तो ये सबसे प्राइम है। फिर इससे अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना, हमने कॉपी किया, कुछ है कार्व आउट इसके अंदर, वो भी डिस्कस हम करेंगे। फिर इंड एएस, और ये गैप थोड़ा सा अपना छोटा टर्म है, इसका मतलब ये है कि छोटे मोटे बिजनेस पे ये फॉलो होता है नॉर्मली। और अब ज़्यादातर इंड एएस का इस समय है। तो अगर मैं कहूँगा अगर आप अकाउंटिंग में अपना फ्यूचर देखते हो तो इंड एएस पे अपनी वो ग्रिप बना लीजिए। और ये भी हम वीडियो लेके आएंगे, इस पर सारी की सारी आपका क्लियर हो जाएगा। पर फिलहाल आते हैं इस पर। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये प्रोविज़न इसके अंदर आ गया। प्रोविज़न के लिए भी एक अलग ही अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंड एएस के अंदर भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हो जाएंगी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने किया एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के जिसके ऊपर आपकी लाइबिलिटी बनती है, वो अकाउंटिंग की लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जिसकी पेमेंट आपको करनी पड़ जाएगी वो आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर क्लासीफाई हो जाएगी। ये है इसके, अगर लेमैन डेफिनेशन में आपको बताऊं। डिस्टिंग बिटवीन द करंट एंड नॉन करंट आइटम, ये रहा। करंट असेट्स लाइबिलिटी आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। करंट असेट्स और लाइबिलिटी आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल्स। बिल्कुल एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड, उसके बीच में अगर आपका हो गया तो आप इसे करंट क्लासीफाई करोगे। करंट असेट्स और लाइबिलिटी आर रियलाइज सेटल विद इन 12 मंथ। वैसे ये 12 मंथ इन्होंने मेंशन कर रखा है, हालांकि पर अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड या 18 महीने का आपका अकाउंटिंग पीरियड, 9 महीने का आपका अकाउंटिंग पीरियड, उस हिसाब से तो आप इसे करंट और नॉन करंट में क्लासीफाई कर सकते हो। पर ये स्टैंडर्ड टर्म है 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर आपको पेमेंट करना तो ये करंट हो जाएगा। करंट आइटम्स आर द प्राइमरी फॉर द ट्रेडिंग। प्राइमरी फॉर द ट्रेडिंग का मतलब आपको नॉर्मली बिजनेस से इन्वॉल्व होगा। आपने फर्नीचर उधार खरीदा, आपने स्टॉक उधार खरीदा, आपको किसी को एक्सपेंस पे करना था, सैलरी पे करनी थी, आपने सैलरी नहीं पे करी, आपका ये प्राइमरी ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और नॉन ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब आपने बैंक से लोन ले रखा है 5 साल के लिए, आपको 5 साल के बाद पेमेंट करनी है। ये ट्रेडिंग से नहीं है, मतलब आपके फाइनेंस से तो रिलेटेड है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, पर आपकी ट्रेडिंग से तो रिलेटेड नहीं है ये। आप यहाँ पे डिफरेंस करना चाहो तो कर सकते हो आसानी से। करंट आइटम्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ये कैश अपना बैंक का बैलेंस हो गया और वो इसके अंदर आ जाएगा। कैपिटल का मैं बता दूं, कैपिटल ये सिंपल सा, अगर लेमैन के टर्म में, वैसे आपको तो पता ही होगा, कैपिटल का मतलब ये है कि अगर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो अपना जो फंड लेके आता है उसे आप कैपिटल कहोगे। अब ये कैपिटल ना सिंपल बिजनेस के केस में, एक सिंपल ट्रेडर के केस में अलग होगा, ये कंपनी के केस में अलग होगा, और ये एक पार्टनरशिप फर्म के केस में अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे सब लेके आ रहे हैं। पार्टनरशिप में माना 3 पार्टनर है तो तीनों कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आ रहे हैं, और अगर नहीं लेके आ रहे कोई अमाउंट की
जगह पे कुछ असेट्स लेके आता है तो ये भी कैपिटल के अंदर, और असेट्स अपनी, इसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगी। और ये कैपिटल का बस आप ये लेमैन में समझो कि जो भी फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है ना, वो आपका कैपिटल है। ये कंपनी के लिए ना ये अलग हो जाएगा। कंपनी में अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने जाओगे ना तो प्रेफरेंस शेयर भी कभी कभी इक्विटी के अंदर क्लासीफाई हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जो होता है उस जिसकी पेमेंट अगर होगी वो प्रेफरेंस में अपनी हो जाएगी। तो मतलब आप ये नहीं कहोगे कि इक्विटी का मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस का मतलब प्रेफरेंस। अगर आप इंडेस के प्रोस्पेक्टिस से पढ़ोगे वहाँ पे 109 है, 109 के अंदर जब आप इंडेस 109 पढ़ोगे ना तो बहुत वाइड है और बहुत कुछ आपको समझने में मिलेगा। और आपने ये पढ़ लिया ना तो फिर आपका समझ लीजिए कि अकाउंटिंग के एडवांस से ऊपर जा रहे हो आप। तो अभी तो यही है कि 0 से 1 पे पहुँचना है। तो ये अपनी जर्नी है, ये फर्स्ट वीडियो है, ये मैं बेसिक लेके चलता हूँ। तो कैपिटल का मतलब ये है, और कैपिटल का भी अभी मैंने आपको बताया था, कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होता है और घटती है क्या होता है। आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ। कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और जब घटेगी तो डेबिट होगी। कैपिटल बढ़ेगी घटेगी तो क्या मतलब होता है, माना कि जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, दीपक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब दीपक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड लेके आता है, अपने घर से फंड लेके आता है, उसके पास सेविंग है। माना कि वो लेके आता है फंड 10,000 की, तो अब फंड लेके आएगा तो इसका मतलब कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो मतलब वो क्रेडिट होगा अगर कैपिटल बढ़ती है। और अगर माना वो 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये वापस निकाल के ले गया कि नहीं बिजनेस में लगाना है, तो इसका मतलब कैपिटल आपकी घट गई, तो अब वो डेबिट होगी। ये तो ये जो निकाल के लेके जाते हैं इसे भी एक टर्म हम बोलते हैं विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ या ड्रॉइंग ये इसी का है कि आप पेमेंट लेके जा रहे हो, क्या ड्राइंग है आपकी। तो ये ड्राइंग टर्म भी आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल से ही रिलेटेड है आपका। ठीक है। सेल्स का तो पता है कि नॉर्मली बिजनेस के अंदर सेल्स होता है, सर्विस के अंदर हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू मेन है। रेवेन्यू के लिए मैं बता देता हूँ, रेवेन्यू के लिए इंड AS 115 इस समय हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब ये है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू को जा रहे हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए, और स्पेशली PSU के लिए, किसी बड़ी कंपनी के लिए जिस पर इंड AS अप्लाई होता है, तो आप रेवेन्यू वाला इंड AS 115 मैं सजेस्ट करूँगा कि पढ़ के जाना। 5 स्टेप मॉडल होता है ये। मैं इंड AS जब कवर करूँगा तो वहाँ पर आपको बता दूंगा। वैसे 5 स्टेप मॉडल होता है, बहुत हेल्प होगी इससे। आप पढ़ के जाओगे तो आप इंटरव्यू में अलग ही चमकोगे। ठीक है। ये अपना कॉल्ड रेवेन्यू एज ए इनकम, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज आर द अमाउंट टू द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर। या तो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर, कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। अदर आइटम रेवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेस आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू है। मतलब जो मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर अदर इनकम, आप ये अदर इनकम जो PNL के अंदर अदर इनकम आती है ना, इसके अंदर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी आपको मिल रही है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, रेवेन्यू इज कॉल्ड एज ए इनकम। एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ द अर्निंग रेवेन्यू। मतलब आपको जो कॉस्ट आपने इनकर्ड किया है इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू अर्न करने के लिए। अगर आपको रेवेन्यू अर्न करना है, मतलब आपको कुछ सामान सेल करनी है, उस सेल करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बियर करनी पड़ेगी। आपने मेन पावर हायर किया तो उस मेन पावर के लिए जो कॉस्ट लगी है वो सब आपकी एक्सपेंस के अंदर आ जाएंगी। एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट्स, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, इसी के वाइडर रेंज है। प्रॉफिट और गेन, देखो मैंने कहा था ना प्रॉफिट और गेन के बीच में डिफरेंस है। प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इज रिलेटेड एक्सपेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज ए प्रॉफिट। मतलब अपना जो रेवेन्यू है एक्सपेंस से जितना भी एक्सेस है वो प्रॉफिट कहलाएगा। बिजनेस से रिलेटेड, मतलब नॉन बिजनेस नहीं, बिजनेस से रिलेटेड। हाउ एवर ए प्रॉफिट डेट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन। हाउ एवर गेन उसके केस में होता है, मैं यहाँ पे गेन की बात कर रहा हूँ, जो अगर एक इवेंट और ट्रांजैक्शन जो कि ओकेजनली नहीं होता, जो हम नहीं करते, उसके केस में होता है। तो वो जैसे हमने सेल ऑफ फिक्स असेट्स कर दिया, 100 रुपये की असेट्स ही हमने 130 रुपये की बेच दी, पर हमारा काम तो कपड़े बेचने का, पर हमने अपनी जो दुकान थी वहाँ से फर्नीचर सेल किया, उस पर हमारी जो 30 रुपये का गेन हुआ उसे गेन बोलेंगे।
ना कि प्रॉफिट बोलेंगे, वो गेन का ही पार्ट है, वो गेन के अंदर आएगा। फिर ये लॉस, ये डिस्काउंट तो आपको पता ही होगा नॉर्मली, तो डिस्काउंट पे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे डिस्काउंट में भी तो होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। तो इसका भी अगर मैं आपको बताऊँ, ट्रेड डिस्काउंट हो गया एक, और एक है कैश डिस्काउंट, आप कैश डिस्काउंट पे कर रहे हो। अब इसे मैं रिलेट करूँ ना, जीएसटी से भी आप रिलेट कर सकते हो। जीएसटी के अंदर एक चैप्टर है वैल्यूएशन, वहाँ पे भी इसकी ट्रीटमेंट होती है, वैल्यूएशन जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मैं वहाँ से आपको लिंक करूँ ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक ही रखते हैं हम। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली आपका बिजनेस में स्टार्टिंग पे, एट द टाइम ऑफ व्हेन यू प्रिपेयर्ड इन्वॉइसेस, जब आप भी इन्वॉइस आपने बना दिया उस समय आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो, तो वो आपके ट्रेड डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट देते हो वो ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा। पर अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पेमेंट करनी है 1000 रुपये एक महीने के बाद, पर आपने कहा कि नहीं आज ही पेमेंट कर दोगे तो आपको 950 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये जो 50 रुपीज़ आप कंसेशन दे रहे हो ना, वो 50 रुपये आपका कैश डिस्काउंट आ जाएगा, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगी, ये अलग हो जाता है बिल्कुल। और समटाइम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिप्रेजेंट भी नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट का, कि माना कि आपने 1000 रुपये का था आइटम, उन्हें 800 रुपये में सेल कर दिया ना, इस पर आपने जीएसटी का कुछ अलग कर रखा है, और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है इसका अलग हो जाएगा, और कैश डिस्काउंट का अलग हो जाएगा। जीएसटी के प्रोस्पेक्टिव से भी ये अलग ही है, ठीक है। अब गुड्स का मतलब ये है कि अच्छा गुड्स आपकी इन्वेंट्री, आपका जो आइटम है वो, कुछ लोग ये नहीं कह सकते अच्छे या अच्छाई, ऐसा नहीं कह सकते। ये गुड्स का मतलब होता है आपकी इन्वेंट्री, आपका माल, आपका स्टॉक, और गुड मतलब अच्छा होता है। तो वो आप, आई थिंक ये जो मैंने बोला ये आपको पहले से पता होगा, पर डोंट टेक इट अदरवाइज। पर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि थोड़ा सा जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप तैयारी करेंगे, कुछ ऐसे टर्म आ जाएंगे, अकाउंटिंग टर्म, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए ऐसी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। गुड्स मतलब आपका स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री, आपका आइटम जिसमें आप डील कर रहे हैं वो। ड्रॉइंग अभी बात हुई थी, कैपिटल का ही टर्म है ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग का भी आप बात करते हैं। इसका नेचर ना कैपिटल के जैसे ही है। आप जब ड्राइंग निकालते हैं ना तो ये हमेशा डेबिट ही होगा। ड्राइंग कम तो नहीं होता ना, निकालना ही होता है। ये सिर्फ बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो ये डेबिट होगा, और ये डेबिट का क्या, कैपिटल के टर्म में होता है। मैंने अभी बताया था कि दीपक था, उसे 1000 रुपये, उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में, 3000 रुपये निकाल दिए, तो ये 3000 रुपये ड्राइंग के पार्ट के अंदर आएगा। 3000 ड्राइंग है। परचेज मतलब आपने आइटम परचेज करी बिजनेस के लिए जिसमें आप डील कर रहे हो, वो परचेज के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और भी हैं इसमें। तो ये वाला जो पीडीएफ है ना, इसका मैं लिंक वैसे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऑनलाइन जाके, पर मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एक काम करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये तो आपको बेसिक लग रहा होगा, मैं अब धीरे धीरे एडवांस पे लेके जाऊंगा आपको बेसिक से, क्योंकि मेरा एम है 0 से 1 पे पहुंचाना आपको। 0 से 1 पे पहुंचाना। 1 का मतलब ये है कि आपको गैप की नॉलेज हो गई, इंड एस की नॉलेज हो गई आपको। फिर हम बात करेंगे आईएफआरएस, और आईएफआरएस बात करेंगे हम यूके की एंटिटी पे कैसे एप्लीकेबल होता है, यूनाइटेड किंगडम की, डेनमार्क की एंटिटी पे कैसे एप्लीकेबल होता है। ग्लोबली हम बात करेंगे यहाँ पे आईएफआरएस, और आपने आईएफआरएस कर लिया तो मतलब गैप, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब आपने इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट आसानी से पढ़ सकते हो, उन पे काम कर सकते हो, और वहाँ पे आप सर्विस दे सकते हो, कंसल्टेंसी, और काम भी कर सकते हो। आईएफआरएस आप इंटरनेशनली काम कर सकते हो, आप दुबई में काम कर सकते हो, आप डेनमार्क में काम कर सकते हो, आप नाइजीरिया में काम कर सकते हो, और आप यूनाइटेड स्टेट में काम कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग ना बहुत वाइड है, और सब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। डेटर का तो वही है, क्रेडिटर का अपोजिट डेटर, जिसे आप माल उधार बेचते हैं वो आपका डेटर होगा, जिसे आप माल उधार बेचते हैं, और जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर। ये तो क्लियर है। स्टॉक इन्वेंट्री इज द मेजर ऑफ द समथिंग ऑन हैंड गुड्स, स्पेयर और अदर आइटम इन बिजनेस। वही गुड्स की अभी बात हुई थी ना, आइटम्स की, सेम वही स्टॉक है। स्टॉक का मतलब ये जो आपके हैंड में बचा हुआ है क्लोज अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वो आपका स्टॉक हो जाएगा। क्रेडिटर जिससे आपने माल उधार किया।
उधार खरीदा है। ये इनका बेसिक टर्म थे। तो ये एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो बेसिक है ना, सेल्स, प्रॉफिट, कैपिटल्स, ड्राइंग, फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स, नॉन टेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, अपना परचेज, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, इन सब का बेसिक अगर आपको क्लियर है तब आगे। और मैंने आपको साथ के साथ ये बताया क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीधा जर्नल एंट्री की, जनरल एंट्रीज की बात करेंगे। और उससे पहले बीच में ना मैं आपको कुछ थियोटिकल चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं अपने, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं, और कुछ अकाउंटिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो, ये सारी सब चीज़ों का बेसिक हम लेके चलेंगे। तो 0 से 1 पे पहुंचने में अपना है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एक बार आपने सारी वीडियो देख ली तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं गैप वाले, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबकी वीडियो आने वाली है, इंड एस की ले आने वाली है सारी वीडियो। फिर हम आगे किसी उस पर चलेंगे। तो जब तक आप क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आगे आपको क्या लगता है कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और आप सब जर्नी के साथी हो। तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं पढ़ूंगा तो मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप 11th क्लास में तो आपके लिए यूज़फुल है, आप 12th में तो भी यूज़फुल है, आप सीए की तैयारी, सीएमए की तैयारी, सीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी यूज़फुल है, और यदि आप बीबीए कर रहे हैं वहाँ पे भी अकाउंटिंग है तो भी यूज़फुल है आपके लिए, और आप एज ए अकाउंटेंट कहीं काम कर रहे हैं तो भी बहुत यूज़फुल है आपके लिए ये वीडियो। तो